नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से अध्यापक स्टडी सर्कल आईएएस के यूट्यूब चैनल पर हम लोग लेके आए छत्तीसगढ़ पीसीएस के श्रृंखला का अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण, राज्य निर्माण, पृथक राज्य आंदोलन तथा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और समझने की कोशिश करते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हुए हम लोग देख सकते हैं कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहलाया जाता था। यह हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में भी देखा है। संभवतः इस क्षेत्र में उत्तम गुणवत्ता के कोसा की प्रचुरता के कारण जो रेशम होता है, इसे कोसला नाम प्राप्त हुआ था। ये नाम कोसा जाज की भी छत्तीसगढ़ की पहचान बना हुआ है। जो कोसा जाज है वो छत्तीसगढ़ की पहचान बना हुआ है। इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माता कौशल्या कोसलाधीश की पुत्री थी और बिलासपुर का कोसला ग्राम उनकी राजधानी थी। दक्षिण कोसल का नाम कम से कम उतना ही प्राचीन है जितना कि रामकथा प्राचीन है। ऑब्वियसली अगर हमें पता है कि कौशल्या माता जी का कोसलाधीश की पुत्री थी, तो ऑब्वियसली दक्षिण कोसल का वहाँ पे जिक्र होगा। यह क्षेत्र सर्वप्रथम मौर्य, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, उसके बाद वाकाटक साम्राज्यों का अंग रहा। तो ये आपको इसी सीक्वेंस में ध्यान में रखना है, कौन सा साम्राज्य पहले आया, कौन सा बाद में आया। सबसे पहले मौर्य, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त, उसके बाद वाकाटक, ये सब रहे। उसके बाद यहाँ नलवंश की जो दक्षिणी हिस्से में मतलब, और अंततः सोमवंशियों की स्वतंत्र सत्ता रही। सिरपुर के सोमवंशी थे कि पतन के बाद यहाँ पे कलचुरी उनका सत्ता केंद्र के रूप में उभरे। आगे देखते हैं। 16वीं शताब्दी तक कलचुरियों की सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी। उसके बाद कुछ समय तक यहाँ मंडला के गोंडवाना राज्य का रतनपुर छोड़ के अन्य भागों पर प्रभाव रहा। तो रतनपुर पर मंडला के गोंडवाना राज्य का प्रभाव नहीं था। इसी पीढ़ी का महत्वपूर्ण स्वाध्याय तब घटा जब नागपुर के भोसला राज्य ने छत्तीसगढ़ को 1741 में मराठा राज्य का अंग बना दिया। तो मराठा साम्राज्य के 5 केंद्र थे जिसको हम लोग देखते हैं। एक था पूना में पेशवा, दूसरे थे नागपुर में भोसले, इनको हम लोग आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा था ग्वालियर में सिंधिया, चौथा था इंदौर में होलकर और पांचवा था बड़ौदा में गायकवाड़। आज भी हमें पता है कि अहिल्याबाई होलकर बहुत फेमस है। उस ज़माने में उन्होंने किए सोशल रिफॉर्म की वजह से जो सिंधिया आज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, आज भी ग्वालियर से, वो इसी राजघराने से आते हैं। इस अवधि तक हमें इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोसल ही माना गया जब तक मराठा यहाँ पे आए। हालांकि मुगल काल में अबुल फजल इस क्षेत्रों को रतनपुर नाम से संबोधित करता है। तो ये अबुल फजल के बारे में कुछ देखते हैं। यह अकबरनामा के लेखक थे। 3 खंडों में अकबर के शासन काल का आधिकारिक इतिहास इन्होंने लिखा। तीसरा खंड जो है उसको आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है। तो आईने अकबरी ऐसा बोला जाता है कि अकबर ने खुद का एक रिलीजियस सेक्ट शुरू करा था और उसके बारे में डिटेल में आईने अकबरी में लिखा हुआ है। और इन्होंने बाइबल का फारसी अनुवाद भी किया था। वह अकबर के शाही दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और सम्राट अकबर के कवि थे फैजी, उनके ये भाई थे। तो ये है अबुल फजल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो हम लोग इसको ट्रिक के रूप में कैसे ध्यान में रखें कि मैं सांगवान सोमवार को मंडल गया। मैं सांगवान
सोमवार को मंडल गया। तो देखिए ये है कि मैं सांगवान सोमवार को मंडल गया। तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। दक्षिण कौशल को संभवतः मराठा काल में ही गढ़ों की संख्या अथवा अधिकता के आधार पर बंदोबस्त के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा, यह इतिहासकारों का मानना है। ऐसे कोई गढ़ यहाँ पे मिलते नहीं हैं, पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ थे, तो ये इसको दक्षिण कौशल को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ अभिधा अधिकतम 300 वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं है। तो अभी ये 300 सालों पहले ही ये शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का नामकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मीनिधि के चारण कवि दलराम राव ने 1487 में किया था, और उनकी रचना पंक्ति यह थी कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ लक्ष्य छत्तीस में न गढ़िया रही। तो ये पूछी नहीं जाएगी, पर आपके जानकारी के लिए मैंने दे दी है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीतिक संदर्भों में प्रयोग पहली बार राजा राज सिंह 1689 एंड 1712 के बीच में इन्होंने राज करा कि राजाश्रय में रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा में करी थी, और उसकी रचना पंक्ति थी, बरन सकल पूर देव देवता नर नारी रस रस के, बसे छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन के रस वासी बस बस के। तो ये ध्यान में रखें कि कवि गोपाल मिश्र ने अपनी कृति, क्या था उनकी कृति का नाम, खूब तमाशा में, और ये राजा राज सिंह के दरबार में कवि थे। आगे देखते हैं। मराठा ऐतिहासिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख वर्ष 1707 के सनद में मिलता है, जिसका उल्लेख काशीनाथ गुप्ते ने अपनी रचना नागपुरकर भोसल्यांची बखर में किया है। तो बखर क्या था कि पुराने ज़माने में जो हिस्ट्री लिखी जाती है थी, ऑफिशियल हिस्ट्रीज ऑफ मराठास, उसको बखर बोलते थे। तो उस बखर में नागपुरकर भोसल्यांची मतलब नागपुर पर भोसलों की बखर में ये उल्लेख मिलता है। उसके बाद बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी थी। तो बाबू रेवाराम ने तवारी के हैयवंशी भी लिखा है। तो बाबू रेवाराम ने ये तवारी के हैयवंशी और अपना दूसरा ग्रंथ है विक्रम विलास, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी थी। रचना पंक्ति क्या थी? तो उन्होंने लिखा था, तिनमें दक्षिण कौशल देशा जह हरि ओतु केसरी वेशा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन पुण्य भूमिसुर मुनि मन भावन। तो इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश काल में पुरातत्व कनिंघम हम लोगों ने देखा है, इनके बारे में पिछले लेक्चर में ही बहुत अच्छी तरीके से। छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया था। अगर इसके बारे में आपको अधिक से जानना है तो आप हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ काल में बिलासपुर गेजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग की जानकारी मिलती है। 1910 के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर के अनुसार कैप्टन ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ से राजमुंड्री की यात्रा की थी, और इसका विवरण में छत्तीसगढ़ का उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ नामकरण का इतिहास देखते हैं। छत्तीसगढ़ का नामकरण के संदर्भ में अलग अलग मत प्रचलित है। एक मत यह है कि एक ब्रिटिश इतिहासकार है जेबी बेगलर है उनका नाम। उनके हिसाब से बिहार की एक जनश्रुति के अनुसार, मतलब उन्होंने भी बिहार से एक जनश्रुति सुनी थी, उन्होंने ये राइट डाउन करा है। जो जनश्रुति है उसको ओरल हिस्ट्री बोलते हैं।
जो कि लोग एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती आती है और ऐसी ये पास हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ट्राइबल हिस्ट्री के लिए, इसका एक इम्पोर्टेंट महत्व होता है, क्योंकि लोग लिख नहीं पाते थे तो एक आदमी दूसरे आदमी को बताता था, अगली पीढ़ी में जाता था। ऐसे ही बहुत सारी हिस्ट्री पास ऑन होती रही है। तो एक जनश्रुति के अनुसार क्या है कि जरासंध के काल में 36 चर्मकार परिवारों ने जरासंध के राज्य से पृथक होकर इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की थी, जो छत्तीसगढ़ कहलाया। और इसी को आगे जाके छत्तीसगढ़ नाम मतलब हो गया, घर से गढ़ हो गया अपभ्रंश होके। ये एक मत है। दूसरा मत यह है कि हीरालाल एक हिस्टोरियन है के अनुसार चेदी वंशी के कलचुरी शासन के नाम पर यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ कहलाया। बाद में इसी का अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ हो गया। तीसरा मत यह है कि छत्तीसगढ़ का नामकरण यहाँ स्थापित छत्तीसगढ़ों या किलों के नाम से पड़ा हुआ है। तो ये एक तीसरा मत है। हमें ये देखते हैं कि कलचुरियों के प्रशासन में गढ़ों का महत्वपूर्ण स्थान था। प्रशासन में गढ़ों की जानकारी देने वाले अभिलेखों में ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख उल्लेखनीय है। शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ थे और दक्षिण में रायपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ थे। तो 18 और 18 छत्तीसगढ़ होते हैं और इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा होने की आशंका है। तो हम लोग अभी वो गढ़ों के नाम देखेंगे। बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको जानकारी हो और कभी अगर कोई पूछा जाए तो आपके रेफरेंस के लिए मैं ये दे रहा हूँ। तो हम लोग ये गढ़ों के नाम एक बार से पढ़ेंगे। अगर आपको लिखना है तो आप लिख के रख सकते हैं। ज़्यादा इस पे ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक है रायपुर के अधीन गढ़। तो एक ऑब्वियसली रायपुर है, मोहदी है, कल्लारी है, उसके बाद राजिम है, पाटन है, सिमगा है, सिंगारपुर है, लवन है, अमोरा है, दुर्ग है, शारदा है, सिरसा है, सिरपुर है, फिंगेश्वर है, सिंगारगढ़ है, सुअरमार है, टेंगनागढ़ है, अक्कलवाड़ा है। और रतनपुर के अधीन जो गढ़ है उनके नाम है विजयपुर, खरोद, मारो, कोडगढ़, नवागढ़, सौंधी, रतनपुर, ओखर, पडरभट्टा, सेमरिया, मदनपुर उसी को चांपा बोलते हैं, लाफा, कोसगई उसको छुरी बोलते हैं, केदरा, मातीन, उपरोरा, कंडरी उसको पेंड्रा बोलते हैं और कुटकुट्टी। तो ये 18 गढ़ है। तो ऐसे मिलके वो छत्तीसगढ़ हो जाते हैं। आगे देखते हैं। मराठाओं के आगमन के पश्चात छत्तीसगढ़ एक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में जाने लगा था। राजकुमार विवाजी तो 1758 के बाद 1818 ईस्वी तक मराठा सूबेदारों का यहाँ पे शासन रहा। अब 1818 में क्या हुआ कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ और इसमें मराठा पराभूत हो गए। उसके बाद मराठा जो भी एम्पायर था वो ब्रिटिश में विलीन हो गया। पर फिर भी ऐसा हुआ कि जो भी रेसिडेंट रूलर थे, यहाँ के जो सूबेदार थे मराठाओं के, उन्हीं के अंडर ये सत्ता चलती रही। और ये वो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को अकाउंटेबल थे, पर इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स की सत्ता थी। एक्चुअली यहाँ पे मराठा सरदार ही राज करते रहे 1853-54 तक। तो उसको देखेंगे हम लोग। बिस्तर में महान हलवा क्रांति हुई थी 1773 से लेके 1709 तक ईस्वी में, जिसके निपटने के लिए राजा को मराठा सैन्य की सहायता लेनी पड़ी। और इस वजह से क्या हुआ, राजा दरियादेव जो 1777 से 18वीं ईस्वी तक रहा, वो मराठाओं के एक निष्ठ हो गए। और उन्होंने इसी सैन्य सहायक के प्रभाव में जो ट्रीटी हुई थी वो 6 अप्रैल 1878 को हुई थी। और इस संधि में क्या हुआ था, तो उसके प्रोविजन ये था कि 59,000 की वार्षिक टकोली मराठाओं को देनी थी। और इस तरह से बस्तर राज्य को मराठा के अधीनता में लाया गया था। तो इस प्रकार बस्तर छत्तीसगढ़ सूबे का अंग हो गया, क्योंकि
मराठाओं के अंडर में आ गया और छत्तीसगढ़ ऑलरेडी मराठाओं के अंदर में था। कालांतर में ये हो गया कि बस्तर के राजाओं ने मराठा सत्ता की अवमानना के प्रयास करे, जिससे जिससे गुस्सा होकर भोसले ने टकोली के लिए इन राजाओं के साथ युद्ध भी करा था। उसके बाद क्या हुआ कि 1854-55 में तो डलहौजी गवर्नर जनरल बन गया था और उसने जो एक डॉक्टर स्टार्ट करा था उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति बोलते हैं। और इसके तहत डलहौजी ने छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया। तो बहुत सारे जो किंगडम्स थे उसने हड़प लिए थे, जैसे कि झांसी थी, आपको पता है, और पेशवा जो थे उनको उसने हेरिडेटरी पद देने के लिए इनकार कर दिया। तो नाना साहेब पेशवा कानपुर में जाके बस गए और बहुत सारे अवध को एनेक्स करने की कोशिश करी, नागपुर को अनेक्स करने की कोशिश करी। तो ये सब कुछ हुआ और इसके ही कल्मिनेशन ये था कि इसी की वजह थी कि 1857 की क्रांति हो गई। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उससे क्या हो गया कि छत्तीसगढ़ सीधा ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। अब उसके बाद ये हो गया कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ उसका पार्ट बन गया। तो इसमें ये था कि रायपुर और बिलासपुर ये जो दो जिले थे छत्तीसगढ़ के, 1862 में सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। 5 संभागों में एक संभाग छत्तीसगढ़ बन गया और जिसमें 3 जिले थे। वो 3 जिले थे रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर। 1905 में इसके एक जिले संबलपुर को, मतलब उड़िया भाषी क्षेत्र था संबलपुर में, को तत्कालीन बंगाल प्रांत के उड़ीसा में विलीन किया, क्योंकि लिंग्विस्टिक कन्वीनियंस के लिए और सांस्कृतिक समानता के कारण बंगाल के छोटा नागपुर, मतलब बिहार के अंतर्गत आने वाले 5 रियासतों, जिसमें जशपुर था, सरगुजा था, उदयपुर था, चांगमखार था और कोरिया था, को मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में मिला दिया गया। तो ये ऐसे करके उसका रिस्ट्रक्चरिंग करा गया और जो रिस्ट्रक्चरिंग करा गया उससे जो हमें मिलता है वो आज का मॉडर्न छत्तीसगढ़ का नक्शा मिलता है। तो 1905 में ही हम लोगों को मॉडर्न छत्तीसगढ़ का मानचित्र दिखने लगा था। और इस समय संपूर्ण क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? 14 जो नई रियासतें आई थी और सब मिला के 14 रियासतें यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मौजूद थी। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की स्पष्ट कल्पना करने वाले व्यक्ति थे विद्वान साहित्यकार, हरिजन सेवक, स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा का छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उन्होंने 1918 में अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र खींचा था, जो भूभाग उत्तर में विंध्य श्रेणी और नर्मदा की से दक्षिण की और इंद्रावती और ब्राह्मणी तक है, जिसके पश्चिम में वैनगंगा बहती है और जहाँ पर गढ़ नामवाची ग्राम संज्ञा है, वहाँ पर सिंहबाज का प्रचार है, जहाँ स्त्रियों का पहनावा वस्त्र प्रणाली प्राय एक वस्त्र है, तथा जहाँ धान की खेती है वही भूभाग छत्तीसगढ़ है, ऐसा उन्होंने बोला था। हम लोग इसको ऑब्वियसली अब रिलेट कर सकते हैं। इन्होंने मतलब सुंदरलाल शर्मा जी ने, गांधी जी ने इनको अपना गुरु माना था। अछूतोद्धार के क्षेत्र में इनको गुरु के रूप में स्वीकार करा था। अंततः पंडित शर्मा का राज्य में वही स्थान है जो गांधी जी का भारत में है। असहयोग आंदोलन के पूर्व वहाँ पे पंडित शर्मा जी ने कंडेल सत्याग्रह करा था। क्यों करा था हम लोग आगे देखेंगे कि सफलता के कारण हम छत्तीसगढ़ राष्ट्र के राजनीतिक नक्शे पे अंकित हो गए थे। छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कंडेल नहर सत्याग्रह से हुई है, फर्स्ट सत्याग्रह था। तो इस आंदोलन का छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक विशेष स्थान है। यह आंदोलन वर्ष 1920 में जुलाई से दिसंबर के बीच वर्तमान धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में हुआ था। तो क्यों हुआ था? इस आंदोलन का नेतृत्व करा था पंडित सुंदरलाल नारायण राव मेघावाले तथा
छेटेलाल श्रीवास्तव, मध्य प्रांत एवं बरार सरकार के द्वारा 1914 में माडमसिल्ली में बांध तथा रुद्री गांव में बांध का निर्माण करा गया। सरकार किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए उन्हें 10 वर्षों का अनुबंध कराना चाहते थे और इसका पैसा बहुत ज़्यादा था, तो फार्मर नहीं कराना चाहते थे। लेकिन अनुबंध की राशि अधिक होने की वजह से किसानों ने अनुबंध करने में सरकार असफल रही। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने ये आरोप लगाया कि लोग पानी चुरा रहे हैं। तो अगस्त 1920 में अंग्रेजों ने नहर काटकर पानी ले जाने का आरोप कराया किसानों पर। ऑब्वियसली ये किसानों ने नहीं माना और इसी के बीच जो सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी, उसके लिए ये आंदोलन सत्याग्रह शुरू हुआ। इस आंदोलन की वजह से 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ और रायपुर में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने विवश होकर गांधी जी के आगमन से पूर्व ही अर्थदंड माफ किया और मवेशियों को वापस कर आंदोलन समाप्त करवा दिया। तो उनके फार्मर्स के मवेशी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे क्योंकि फार्मर्स दंड नहीं दे रहे थे। तो ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल रहा आंदोलन और इसी सत्याग्रह की वजह से गांधी जी फर्स्ट टाइम 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में आए थे। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग 1924 ईस्वी में रायपुर जिला परिषद के एक संकल्प पारित करा गया था। मध्य प्रांत में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो जबलपुर में हुआ था 1939 में, यहाँ पे भी मांग रखी गई। त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का विलेज में होने वाला फर्स्ट अधिवेशन था, ध्यान में रखें। स्वातंत्र्योत्तर काल में भी भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन के उद्देश्य से 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। आयोग के समक्ष भी छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने अलग राज्य की मांग रखी थी। इसके बारे में भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में अच्छे से चर्चा करी हुई है, तो मैं यहाँ पे वो टाइम नहीं गवाऊंगा। आगे देखते हैं, 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत की विधानसभा में यह मांग रखी। तो 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने ये विधानसभा में मांग रखी। उसके बाद 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद्र बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। उसके बाद इसी सभा के मंच से इसके महासचिव दशरथ चौबे, कियरभूषण व हरि ठाकुर आदि नेताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की। इसके बावजूद 1956 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में ही रखकर बरार को तत्कालीन बृहत मुंबई राज्य में मिला दिया गया और छत्तीसगढ़ की मांग मान्य नहीं हुई। तो छत्तीसगढ़ पुनर्गठित मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। आगे देखिए, प्रमुख कोशिशों में 16 जनवरी 1967 को रायपुर में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग करी गई। उसके बाद 1967 में ही राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद्र बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई। आगे देखते हैं, करसोल के विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने स्वर्गीय द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी 1971 में सक्रिय राजनीति से पृथक होने के पहले पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष छोटे राज्यों की स्थापना की वकालत की थी। पृथक राज्यों की मांग के पीछे कुछ कारण ये थे, मतलब छत्तीसगढ़ के, एक था कि सांस्कृतिक भाषा, बोली, रहन सहन, परंपरा ये सभी हमारी अलग थी और एक विशिष्ट सांस्कृतिक शेष था जो कि मध्य प्रदेश राज्य से अलग था। दूसरा था भौगोलिक, तो क्षेत्रफल भारत के अनेक राज्यों तथा विश्व के अनेक राष्ट्रों से अधिक है छत्तीसगढ़ का। राजधानी भोपाल से बहुत दूरी पर थी, उचित प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहता था क्योंकि अगर इतने दूर होगी तो राजधानी नीतिगत फैसलों करने एवं उनके
में विलम्ब हो जाता था, क्योंकि राजधानी सत्ता का केंद्र छत्तीसगढ़ से बहुत दूर था। प्रशासनिक क्या था, महत्वपूर्ण संस्थान और उपक्रम छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाते थे, वो मध्य प्रदेश के ही रीजन्स में दिए जाते थे। और एक रीज़न ये था कि शोषण बहुत होता था। क्षेत्र में प्राप्त राजस्व की तुलना में यहाँ के विकास हेतु अपर्याप्त व्यय होता था। तो यहाँ पे जितना राजस्व मिलता था खनिजों से और बाकी चीज़ों से, उतना तो यहाँ पे खर्च भी नहीं होता था, वो मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों में खर्च होता था। पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये ज़्यादा पिछड़ा पार्ट था एज़ कम्पेयर टू मध्य प्रदेश के अलग इलाकों में। और अगर आगे देखा जाए तो हम लोग देखेंगे मानव संसाधन, जैसे कि आबादी छत्तीसगढ़ की मालदीव, कुवैत, इराक, नेपाल, श्रीलंका जैसे राष्ट्रों से भी अधिक है। यहाँ श्रम संसाधन की भी प्रचुरता थी। आर्थिक हिसाब से देखा जाए तो कृषि और उद्योग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत पोटेंशियल था, परंतु उसका विकास मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से पीछे रह गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया विकास पे। अगर साधन की बात करें तो 400 से अधिक खनिज, प्रचुर जल संसाधन एवं आवश्यकता से अधिक बिजली होते हुए भी, और कृषि के लिए पर्याप्त भूमि होते हुए भी, वनों का पर्याप्त फैलाव होते हुए भी यहाँ पे विकास की कमी रही, क्योंकि जो राजनीतिक नेतृत्व था उसमें उसको छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आगे देखते हैं। 80 और 90 के दशक में क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ की मांग जो बुद्धिजीवियों में थी, वो अब जनता की मांग बन गया। 18 मार्च 1994 को साजा मतलब दुर्ग के कांग्रेस विधायक द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाए जाने की दिशा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। 25 मार्च 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त करी। और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में मई 1998 को शासकीय संकल्प पारित हुआ। इस संदर्भ में 1 सितंबर 1998 को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 40 संशोधनों के साथ राष्ट्रपति को वापस करा। अंत 25 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। अब यहाँ पे देखिए, जो संशोधन विधानसभा करती है और फिर से उसको राष्ट्रपति को भेजा जाता है, वो संशोधन एक्सेप्ट करे या ना करे, पूरा पार्लियामेंट के ऊपर है। अगर नहीं भी करे जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी ये विधेयक पास ही हो जाएगा। तो ये इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रोविज़न है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं फिर भेजना ही क्यों है विधानसभा के पास। तो एक ये हो जाता है कि लोगों में इसकी चर्चा हो जाती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है और लोगों को इसके प्रोविजंस प्रावधान पता चलते हैं, इसलिए ऐसे प्रोविजंस होते हैं। आगे देखते हैं। 31 जुलाई 2000 को ये पारित हुआ लोकसभा में। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में भी एक संशोधन किसके संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों के संबंधित पारित हो गया और संशोधन को लोकसभा में भी उसी दिन स्वीकार कर लिया गया। 28 अगस्त 2000 को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 बन गया। आगे देखते हैं। तो भारत के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 के रूप में इसको अधिसूचित करा गया। अधिनियम संख्या 28 और 2000। इस प्रकार निर्धारित तिथि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभागों को मिलाकर करा था। वो थे रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर। वहाँ पे गलती से बस्तर हो गया। बस्तर के 16 जिलों के
96 तहसीलों एवं 146 विकास खंडों से किया गया। प्रदेश की राजधानी रायपुर को बनाया गया था तथा बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हम आपको बताया कि देश में अब 25 हाई कोर्ट से। आगे देखते हैं, इकाई देखते हैं और उनकी संख्या देखते हैं। संभाग की संख्या थी 3, जिलों की संख्या थी 16, तहसीलों की संख्या थी 96 और विकास खंडों की संख्या थी 146। वो जब छत्तीसगढ़ बना तब की संख्या है। अभी अगर आज की संख्या देखनी होगी तो आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए, जिसमें मैंने ये बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं। जब छत्तीसगढ़ बना तब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में संभाग एवं उनके अधीनस्थ जिले देखते हैं। एक था रायपुर संभाग, उसके अंदर जिले थे, उसके अंतर्गत रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा। दूसरा संभाग था बिलासपुर संभाग, उसके अंतर्गत जिले थे बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जशपुर, कोरिया और सरगुजा। तीसरा संभाग था बस्तर संभाग, इसके अंतर जिले थे बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा। तो ये हम लोगों ने इस तरह से देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ का नामकरण, उसका अलग पृथक राज्य का इतिहास और कैसे उसका आंदोलन रहा, उसके बारे में हम लोगों ने इस लेक्चर में इंफॉर्मेशन देखी। आपने लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और आपके दोस्तों को भी बोलने के लिए आप ना भूलें। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब करके हमें साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड डे।